हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रशांत आईएएस। सो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज एंड फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स यानी कि सितारों एवं आकाशगंगाओं के निर्माण तक अपनी चर्चा को पूरा कर लिया था और इस क्लास में हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सो फ्रेंड्स, इस क्लास में हम डेथ ऑफ स्टार्स यानी कि सितारों की मृत्यु या फिर तारों की मृत्यु के साथ अपनी चर्चा को शुरू करेंगे। सो आइए फ्रेंड्स, सितारों की मृत्यु यानी कि डेथ ऑफ स्टार्स के साथ अपनी चर्चा को अब हम शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहां स्क्रीन पर आप एक डायग्राम देख रहे होंगे। तो ये जो मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर में बड़ा सर्कल ड्रॉ किया है, तो मान के चलिए कि ये एक स्टार है, यानी कि ये क्या है, एक तारा है। और जो इसके अंदर ब्लू कलर में सर्कल है, ये क्या है, ये इस तारे का कोर है। ओके, तो ब्लू कलर में जो ये सर्कल है, ये क्या है, इस तारे का कोर है। अब मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि तारा जो है वो मेनली किस चीज के बने होते हैं, यानी कि जैसे कि मान के चलिए कि यदि हम एक खिलौने की बात कर रहे हैं, हम यदि एक टॉय की बात कर रहे हैं, तो मान के चलिए कि एक कार टॉय है, यानी कि एक खिलौना है जिससे कि बच्चे खेला करते हैं। ओके, तो यदि मैं आपसे पूछूं कि ये जो खिलौना है, मान के चलिए एक कार है, यानी कि एक खिलौने वाली कार है, तो इस कार का जो मेन कंपोनेंट है, ये जो कार है वो किस चीज की बनी हुई है, तो आप डेफिनेटली बोलेंगे कि सर ये कार जो है वो प्लास्टिक की बनी हुई है। ओके, बिल्कुल उसी प्रकार से मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि जो तारे हैं वो किस चीज के बने होते हैं। तो तारों का जो मेन कंपोनेंट है वो होता है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के बाद तारों में कुछ मात्रा में हीलियम भी मौजूद होती है, लेकिन मुख्य रूप से तारे हाइड्रोजन के बने होते हैं। ओके, तो तारे का जो कोर है, स्टार का जो कोर है, उसमें क्या है, उसमें पूरी तरह से हाइड्रोजन भरी हुई है। और स्टार के बाहर यानी कि इस कोर के बाहर, इस तारे के कोर के बाहर भी हाइड्रोजन इस तारे में होती है। ओके, तो तारे का मेन कंपोनेंट क्या है, तारे मुख्य रूप से किस चीज के बने होते हैं, तारे मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस के बने होते हैं, और जिसमें भी हाइड्रोजन गैस की मात्रा बहुत अधिक होती है हीलियम गैस की तुलना में। तो तारे का जो मेन कंपोनेंट है, मेन सामग्री है, वो क्या है, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस तारे के कोर में भी प्रचुर मात्रा में मौजूद होती है। उसके अलावा वो तारे के कोर के बाहर, यानी कि तारे के जो आउटर शेल्स हैं, जो बाहरी परतें हैं, उसमें भी प्रचुर मात्रा में मौजूद होती है, लेकिन डेफिनेटली कोर में वो अधिक मात्रा में मौजूद होगी। अब मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि तारे कैसे ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, कैसे वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। सो आइए एक बार मैं आपको जल्दी से इस बात को पुनः बता देता हूं। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि तारों का जो कोर है, तारों के कोर में नाभिकीय संलयन प्रक्रिया होती है। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया को हम इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ओके, तो नाभिकीय संलयन को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। तो इस न्यूक्लियर फ्यूजन या नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि हाइड्रोजन के दो न्यूक्लियस, हाइड्रोजन के नाभिक यानी कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस मिलकर हीलियम के नाभिक यानी कि हीलियम न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। तो नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, तो यहां पर हम चूंकि ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, भूगोल पढ़ रहे हैं, तो हमें यहां पर नाभिकीय संलयन प्रक्रिया की डिटेल में नहीं जाना है कि एक्चुअल रिएक्शन कैसे होता है। हमें बस इतना समझना है कि नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में क्या होता है कि हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है, हाइड्रोजन के जो नाभिक हैं, वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं। हाइड्रोजन के नाभिक आपस में फ्यूज हो जाते हैं, वो आपस में मिल जाते हैं, और हाइड्रोजन के नाभिक यानी कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, हीलियम का निर्माण करते हैं। और इस प्रक्रिया में फ्रेंड्स एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। एनर्जी का अर्थ होता है ऊर्जा। तो इस प्रक्रिया में जो है एनर्जी भी रिलीज होती है। और एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है, तो एनर्जी हीट प्लस लाइट के फॉर्म में रिलीज होती है, यानी कि प्रकाश एवं ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। एनर्जी हीट और लाइट के रूप में प्रोड्यूस होती है। तो जैसे कि यदि हम अपने सूरज की बात करें, अपने सन की बात करें, तो हमारा सूरज भी एक तारा है। ओके, तो बिल्कुल इसी प्रकार से नाभिकीय संलयन प्रक्रिया यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन की जो प्रोसेस है, वो हमारे सूरज के
कोर में भी हो रही है, और इसी नाभिकीय संलयन प्रक्रिया से हमारा सूरज ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। और ये एनर्जी किस रूप में प्रोड्यूस की जाती है? हीट और लाइट, यानी कि ऊष्मा व प्रकाश के रूप में ये एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। तो इसीलिए हमें सूरज से प्रकाश और ऊष्मा दोनों प्राप्त होते हैं। अब फ्रेंड्स आइए हम आगे देखते हैं। अब फ्रेंड्स इन तारों में हाइड्रोजन जो है वो बहुत प्रचुर मात्रा में, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद होती है, लेकिन तो भी हाइड्रोजन इनमें अनंत मात्रा में मौजूद नहीं होती है। यानी कि जो हाइड्रोजन इन तारों में मौजूद है वो अनंत नहीं होती है, वो इन्फिनिटी नहीं होती है। ओके, और इस बात को हम इस तरह भी कह सकते हैं कि तारों के पास हाइड्रोजन एक सीमित मात्रा में ही मौजूद होती है। ओके, सो हम क्या कह सकते हैं कि तारों के पास जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन तारों के पास एक सीमित मात्रा में ही मौजूद होती है, वो असीमित नहीं है, उसकी मात्रा अनंत नहीं है, उसकी मात्रा सीमित है। अब फ्रेंड्स तारों का जो मेन फ्यूल है, तारों का मेन फ्यूल क्या है? फ्यूल का मतलब होता है ईंधन। तो तारों का मेन फ्यूल या तारों का मेन ईंधन क्या है? तो डेफिनेटली मैंने आपको बताया कि तारे के कोर में क्या होता है कि नाभिकीय संलयन प्रक्रिया से हाइड्रोजन के जो परमाणु हैं, हाइड्रोजन का जो नाभिक है वो हीलियम के नाभिक में बदल जाता है। ओके, तो क्या होता है नाभिकीय संलयन प्रक्रिया से कि हाइड्रोजन के नाभिक आपस में जुड़कर हीलियम के नाभिक का निर्माण करते हैं, और इस प्रक्रिया में एनर्जी यानी कि ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो वास्तव में यदि हम इसे एक आसान भाषा में कहें, एक लेमैन लैंग्वेज में बात करें, एक आम आदमी की भाषा में, तो हम यह कह सकते हैं कि तारे जो है वो हाइड्रोजन को ईंधन की तरह इस्तेमाल करते हैं। तारे जो हैं वो हाइड्रोजन को फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, और इस हाइड्रोजन को जलाकर इस हाइड्रोजन को जलाकर वो ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। तो तारों के लिए मेन फ्यूल क्या है? हाइड्रोजन है। अब फ्रेंड्स मान के चलिए कि एक कार है। मान के चलिए कि आपके पास एक कार है, और उस कार में मान के चलिए कि 50 लीटर पेट्रोल भरा हुआ है। अब उस कार के लिए मेन ईंधन क्या है? पेट्रोल है। डेफिनेटली कार पेट्रोल को जलाकर ऊर्जा पैदा करेगी, और उस ऊर्जा से ही कार आगे बढ़ेगी। यानी कि कार तब तक चलेगी जब तक उसके पास पेट्रोल है। तो मान के चलिए कि कार के पास 50 लीटर पेट्रोल है, और मान के चलिए फ्रेंड्स कि इस कार का जो माइलेज है वो 10 का माइलेज है। 10 का माइलेज का मतलब है कि कार 1 लीटर पेट्रोल में 10 किलोमीटर चलती है। तो एक सीधा सा गणित है कि यदि कार 1 लीटर पेट्रोल में 10 किलोमीटर चलती है तो कार 50 लीटर पेट्रोल में कितना चलेगी? 500 किलोमीटर चलेगी। और 500 किलोमीटर चलने के बाद इस कार का पूरा ईंधन खत्म हो जाएगा, और जब कार का पूरा ईंधन खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? कार रुक जाएगी। तो और यदि फ्रेंड्स यही सेम कॉन्सेप्ट हम यदि एक तारे की जिंदगी पर लागू करें, एक स्टार की लाइफ पर लागू करें, तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि चूंकि तारों का जो मेन फ्यूल है, तारों का जो मेन ईंधन है वो हाइड्रोजन है, तो जब तक तारों के पास हाइड्रोजन रहता है तब तक वो इस हाइड्रोजन को जलाते हैं और तब तक उनकी जिंदगी चलती रहती है। लेकिन जब तारे के पास पूरा का पूरा हाइड्रोजन खत्म हो जाता है, यानी कि उसका पूरा ईंधन खत्म हो जाता है, तो तारे की जिंदगी जो है वो अंत पर आ जाती है, उसका अंत निकट आ जाता है। आइए अब मैं आपको एग्जैक्टली समझाता हूं कि तारों की जिंदगी का अंत कैसे होता है, तारों की मृत्यु कैसे होती है। आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स अभी मैंने आपको सिखाया कि एक समय आएगा जब सितारों के अंदर मौजूद सारा का सारा हाइड्रोजन जो है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि सितारे जो है वो लगातार इस ईंधन को, इस हाइड्रोजन रूपी ईंधन को जला रहे हैं। तो डेफिनेटली यदि आपके घर में एक टंकी पानी मौजूद है और अगर आप रोज उस पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं कुछ ना कुछ, तो एक समय आएगा जब वो पानी खत्म हो जाएगा। तो ऐसी हाइड्रोजन जो है तारों के पास सीमित मात्रा में मौजूद है, और तारे इस हाइड्रोजन का बड़ा तेजी से इस्तेमाल करते हैं। तो एक समय ऐसा आता है जब ये हाइड्रोजन तारों के पास खत्म हो जाता है। जैसे कि फ्रेंड्स यदि हम अपने सूरज की बात करें, यदि हम अपने सन की बात करें, तो हमारे सूरज की जो जिंदगी है वो 10 बिलियन साल है। तो यह एक अनुमान लगाया जाता है कि हमारे सूरज की जो जिंदगी है वो कितनी है? 10 बिलियन साल है। अब इस 10 बिलियन साल में से हमारा सूरज 5 बिलियन साल ऑलरेडी अपनी जिंदगी जी चुका है। तो सूरज की लाइफ कितनी बची है? सूरज की लाइफ अगले 5 बिलियन साल और बची है।
तो इस बात का क्या मतलब हुआ? अब यदि मैं अब इस बिलियन का क्या मतलब होता है? तो फ्रेंड्स 1 बिलियन का मतलब होता है 100 करोड़। ओके, यदि हम हिंदी में बात करें तो 1 बिलियन का मतलब होता है 100 करोड़। तो 10 बिलियन का कितना मतलब होगा? 10 बिलियन का मतलब होगा 1000 करोड़। ओके, तो यदि हम पूरे हिंदी सिस्टम में बात करते हैं तो हमारे सूरज की कुल आयु कितने साल है? 1000 करोड़ वर्ष हमारे सूरज की कुल आयु है। और इस 1000 करोड़ वर्ष में से हमारा सूरज ऑलरेडी 500 करोड़ वर्ष जी चुका है। और हमारे सूरज की लाइफ कितनी बची है? तो अगले 500 करोड़ वर्ष और हमारे सूरज को जीना है। ओके, तो 500 करोड़ का क्या मतलब होता है? 500 करोड़ का मतलब होता है 5 बिलियन। तो फ्रेंड्स, अब 500 करोड़ वर्ष तो सूरज ने ऑलरेडी जी लिया, उसकी 500 करोड़ की जिंदगी खत्म हो चुकी है। ओके, तो अब सूरज की जिंदगी कितनी और बची है? अगले 500 करोड़ वर्ष और बची है। तो अब जब ये 500 करोड़ जो अगले 500 करोड़ वर्ष हैं, यानी कि अगले 5 बिलियन वर्ष हैं, जब ये खत्म हो जाएंगी तो उसके बाद क्या होगा? तो डेफिनेटली जब हमारा सूरज अपनी बची हुई जिंदगी भी जी लेगा, यानी कि अगले 500 करोड़ वर्ष भी जी लेगा, जब ये अगले 500 करोड़ वर्ष भी समाप्त हो जाएंगे, तो इस बात का सीधा सीधा मतलब है कि हमारे हाइड्रोजन, हमारे सूरज के कोर में, हमारे सूरज के कोर में जितना भी हाइड्रोजन मौजूद है वो हाइड्रोजन अब खत्म हो जाएगा। ओके, तो क्या होगा कि हमारे सूरज के कोर में जितना भी हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा। अब फ्रेंड्स यहां पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं। तो मैंने आपको बताया था कि तारों के पास बहुत ज्यादा मास होता है। मास का क्या मतलब होता है? मास का मतलब होता है द्रव्यमान। और मैंने आपको एक बल के बारे में बताया था, एक फोर्स के बारे में बताया था जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं? इसे हम हिंदी में कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तो फ्रेंड्स, गुरुत्वाकर्षण बल एक ऐसा बल होता है जो कि मास के कारण ही, किसी भी वस्तु का जो मास है, किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान है, उसके कारण ही वो अस्तित्व में आता है। ओके, इस बात को सीधी भाषा में समझाने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो द्रव्यमान के सीधे तौर पर प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस बात का सीधा सीधा मतलब यह है कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है, यदि किसी वस्तु का मास बढ़ता है, तो उस वस्तु के पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है, वो भी बढ़ जाएगा। ओके, तो इस बात को यदि हम और ज्यादा सिंपल भाषा में कहें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जितना अधिक मास होगा, जितना अधिक द्रव्यमान होगा, उतना ही अधिक गुरुत्वाकर्षण बल भी होगा, उतना ही अधिक ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगा। अब तारे जो हैं वो बहुत ज्यादा मासिव होते हैं, यानी कि तारों का वजन बहुत अधिक होता है, तारों का द्रव्यमान बहुत अधिक होता है। ओके, अब चूंकि तारों का द्रव्यमान बहुत अधिक होता है, इस कारण से तारों के पास जो गुरुत्वाकर्षण बल है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो भी बहुत ज्यादा होता है। अब जब मैंने आपको तारों का जन्म पढ़ाया था, तब मैंने वहां पर आपको गुरुत्वाकर्षण बल की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका बताई थी कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है, वो तारों को कंप्रेस करने की कोशिश करता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कार्य करने की जो दिशा होती है वो तारे के अंदर की तरफ होती है, यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इनवर्ट्स एक्ट करता है, यानी कि वो तारे के अंदर की तरफ कार्य करता है। तो इस बात का सिंपल सा ये मतलब है कि गुरुत्वाकर्षण बल तारे पर दबाव डालता है और वो तारे को संकुचित करने की कोशिश करता है, यानी कि वो तारे के साइज को, तारे का जो साइज है, तारे का जो आकार है, उसको छोटा करने की कोशिश करता है। जैसे कि इमेजिन कीजिए कि यदि आपके हाथ में एक सॉफ्ट रबर की बॉल है, ओके, और यदि आप उस सॉफ्ट रबर की बॉल को दबाएंगे तो क्या होगा कि वो रबर की बॉल पर आप एक तरह से उसके अंदर की तरफ दबाव, उसके अंदर की तरफ प्रेशर लगा रहे हैं। तो जब आप उस सॉफ्ट रबर की बॉल को दबाएंगे तो क्या होगा, वो संकुचित होना शुरू हो जाएगी, यानी कि वो छोटी होना शुरू हो जाएगी। ओके, अब यहां पर रबर वाला कॉन्सेप्ट पूरी तरह से कार्य इसलिए नहीं करेगा क्योंकि जब आप उसे छोड़ देंगे तो वो फिर से वैसी हो जाएगी, लेकिन डेफिनेटली तारे रबर के बने थोड़ी होते हैं, तारे तो गैस के बने होते हैं। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या करता है, वो तारों को संकुचित करने की कोशिश करता है, वो तारों को छोटा करने की कोशिश करता है। ओके, तो अब यदि हम इस तरह से बात करें तो अब आप कहेंगे कि सर यदि ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल लगातार तारों पर फोर्स लगा रहा है, बल लगा रहा है और वो तारों को संकुचित करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर तो एक समय ऐसा आना चाहिए कि तारे बहुत छोटे हो जाएं। लेकिन तारों का साइज तो बहुत अधिक बड़ा होता है। जैसे कि हम अपने सूरज को देखते हैं तो हमारे सूरज का आकार बहुत बड़ा है, हमारा सूरज हमारी धरती से बहुत ज्यादा बड़ा है, कई गुना बड़ा है। ओके, और जो तारे हैं उनका साइज जो है वो एक बहुत लंबे समय तक के लिए
स्थिर रहता है, यानी कि वो सेम रहता है। जैसे कि यदि हमारे सूरज की जिंदगी 10 बिलियन साल है तो 10 बिलियन साल तक हमारे सूरज का जो साइज है वो स्थिर रहेगा। तो अब एक साधारण सा सवाल आपके मन में आना चाहिए कि इस ग्रेविटेशनल फोर्स के बावजूद तारों का साइज जो है वो स्थिर कैसे रहता है। तो इस बात का आंसर मिलेगा आपको तारे के कोर में। तो जो तारे का कोर है फ्रेंड्स, जो तारे का कोर है वहां पर क्या चल रहा है, वहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन चल रहा है, यानी कि नाभिकीय संलयन प्रक्रिया चल रही है। तो नाभिकीय संलयन के कारण क्या हो रहा है कि एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है। ओके, और ये जो ऊर्जा है ये भी तारे पर बल लगाएगी। और ये ऊर्जा तारे पर किस दिशा में बल लगाएगी, ये ऊर्जा तारे पर बाहर की दिशा में बल लगाएगी। ओके, तो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा जो ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है वो क्या करेगी, वो तारे को एक्सपेंड करने की कोशिश करेगी, यानी कि वो तारे को बड़ा करने की कोशिश करेगी, उसको फैलाने की कोशिश करेगी। तो यदि आपने कभी यदि अपने स्कूल्स में फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ी हो तो आपने एक बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल पढ़ा होगा कि यदि आप किसी भी गैस को गर्म करते हैं तो वो गैस एक्सपेंड हो जाती है, यदि आप किसी भी गैस को गर्म करते हैं तो वो गैस फैलने लगती है। तो यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि तारे गैस के बने होते हैं और नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। और डेफिनेटली मैंने आपको बताया ये ऊर्जा दो रूप में होती है, एक प्रकाश और एक ऊष्मा के रूप में, यानी कि एक टेम्परेचर के रूप में, हीट के रूप में। ओके, और हीट क्या करती है, हीट गैस को एक्सपेंड कर देती है। तो यदि आपको यह बात समझ में नहीं भी आ रही है तो आप बस इतना समझें कि नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है, जो एनर्जी रिलीज होती है, वो तारे पर बाहर की दिशा में बल लगाती है, तारे पर बाहर की तरफ फोर्स लगाती है, और वो कोशिश ये करती है कि वो तारे को एक्सपेंड कर दे, वो तारे को बड़ा बना दे। तो अब यहां पर दो फोर्सेस हैं। पहला फोर्स है गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स कहां काम कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल अंदर की तरफ काम कर रहा है। और दूसरा बल कौन सा है, दूसरा बल वो बल है जो एनर्जी द्वारा लगाया जा रहा है, वो एनर्जी जो कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन यानी कि नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में निकल रही है। और ये बल किस दिशा में काम कर रहा है, ये बल बाहर की तरफ काम कर रहा है। तो डेफिनेटली आप इस डायग्राम को देख के बता सकते हैं कि ये दोनों बल जो हैं वो एक दूसरे के अपोजिट में काम कर रहे हैं, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के विरोध में काम कर रहे हैं। तो ये दोनों बल क्या करेंगे फ्रेंड्स कि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देंगे। और जब दोनों बल एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देंगे तो ना ही तो तारे का साइज कम होगा और ना ही तारे का साइज बढ़ेगा, और तारे का साइज कैसा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तारे का साइज कैसा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, यानी कि स्थिर हो जाएगा। तो कोई भी तारा उसकी जो मेन जिंदगी है जिसे हम मेन सीक्वेंस स्टार कहते हैं, जैसे कि अभी हमारा सन जो है, हमारा सूरज जो है वो भी मेन सीक्वेंस स्टार है, यानी कि जब उसकी मेन जिंदगी चलती है, जैसे कि हमारे सूरज की जो मेन जिंदगी है वो 10 बिलियन साल की है। तो 10 बिलियन साल के लिए हमारा सूरज का जो साइज है वो स्टेबल रहेगा, यानी कि वो स्थिर रहेगा। सो आइए अब मैं आपको समझाता हूं कि क्या होगा जब तारे के कोर में हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा। और बहुत सारे बच्चे तो इस बात को समझ भी गए होंगे कि अब कैसे स्टोरी चलेगी कि जब तारे के कोर में हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा तो क्या होगा। सो आइए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है स्टार और ये है स्टार का कोर, यानी कि ये है सितारा और ये है सितारे का कोर। सो आइए अब हम देखते हैं कि क्या होगा जब किसी सितारे के भीतर यानी कि सितारे के कोर में हाइड्रोजन खत्म हो जाता है। ओके, तो हम अब मान के चलते हैं कि इस सितारे के कोर में जो है वो हाइड्रोजन पूरी तरह से खत्म हो गया। सो फ्रेंड्स, अब जब सितारे के कोर में हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, तो डेफिनेटली जैसे ही सितारे के कोर में हाइड्रोजन खत्म होगा तो सबसे पहली चीज जो होगी वो ये होगी कि सितारे के कोर में जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा था, ओके, सितारे के कोर में जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा था यानी कि नाभिकीय संलयन प्रक्रिया हो रही थी, उसका तो ईंधन ही खत्म हो गया। ओके, तो गाड़ी का जो इंजन है वो ऊर्जा तो तब उत्सर्जित कर पाएगा, वो गाड़ी को तो तब आगे बढ़ा पाएगा जब पेट्रोल होगी। लेकिन जब पेट्रोल ही खत्म हो गई, जब पेट्रोल ही नहीं बची, तो इंजन अब क्या करेगा। तो बिल्कुल वही स्थिति अब तारे के साथ हो चुकी है। ओके, तो तारे का जो ईंधन है, तारे का जो मेन फ्यूल है यानी कि हाइड्रोजन है, वो खत्म हो चुका है। तो जैसे ही तारे का फ्यूल खत्म होगा तो क्या होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन यानी कि नाभिकीय संलयन प्रक्रिया, ओके, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया तारे के कोर में बंद हो जाएगी। अब नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के तारे के कोर में बंद होने से क्या होगा, तो जैसे ही नाभिकीय संलयन प्रक्रिया तारे के कोर में बंद हो जाएगी तो
तारा जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा था, यानी कि जो ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा था, ओके, तारा जो ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा था, वो ऊर्जा उत्सर्जित होना, वो एनर्जी प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगी। तो क्या काम होगा कि जो एनर्जी तारा प्रोड्यूस कर रहा था, अब तारा वो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। अब एनर्जी प्रोड्यूस ना कर पाने से सबसे पहला काम तो यही हुआ कि तारा अब एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करेगा, यानी कि तारा ना तो अब लाइट देगा और ना ही अब हीट देगा। हाँ, डेफिनेटली आप इस बात को इस तरह से कह सकते हैं कि तारे ने चूंकि पहले न्यूक्लियर फ्यूजन किया है, तो यानी कि पहले नाभिकीय संलयन प्रक्रिया की है, तो उस नाभिकीय संलयन प्रक्रिया से तारे के पास अभी भी कुछ ऊर्जा, कुछ एनर्जी स्टोर्ड है, यानी कि पहले वाली न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से एनर्जी स्टोर्ड है। ओके, जैसे कि मान के चलिए यदि आप विद्यार्थी हैं और आपने कल रात को बहुत सारा एक्स्ट्रा खाना बना लिया, अब आपने सुबह उठ के खाना नहीं बनाया, तो क्या होगा, तो भले ही आपने आज खाना नहीं बनाया, तो आज का आपके पास फ्रेश खाना तो नहीं है, लेकिन आपका कल का बचा हुआ खाना तो अभी भी आपके पास है। बिल्कुल उसी प्रकार से तारे में न्यूक्लियर फ्यूजन तो खत्म हो चुका है, तारे में अब नाभिकीय संलयन नहीं हो रहा है। ओके, और यहां पर हम बात किसकी कर रहे हैं, तारे के कोर की बात कर रहे हैं। तो जो अभी हम सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, कोर की बात कर रहे हैं, बाहरी लेयर्स की बात हम बाद में करेंगे। तो तारे के कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन खत्म हो गया, नाभिकीय संलयन खत्म हो गया, और जैसे ही नाभिकीय संलयन खत्म हुआ तो तारे ने एनर्जी को प्रोड्यूस करना, ऊर्जा को उत्सर्जित करना बंद कर दिया। और जब तारे ने एनर्जी को प्रोड्यूस करना बंद कर दिया, तो यानी कि अब तारे के पास केवल जो पहले वाली कुछ एनर्जी है वो बची हुई है, कोई भी फ्रेश ऊर्जा, कोई भी फ्रेश एनर्जी यानी कि नई एनर्जी तारा प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। ओके, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट इवेंट क्या होगा, सबसे पहला इंपॉर्टेंट इवेंट होगा कि तारे का कोर जो बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा था, तारे का कोर जो बहुत ज्यादा ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा था, वो एनर्जी प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा, यानी कि स्टॉप हो जाएगा। अब इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल है, वो अंदर की तरफ कार्य करता है, और गुरुत्वाकर्षण बल क्या प्रयास करता है कि वो तारे को संकुचित कर सके, यानी कि वो तारे को कंप्रेस कर दे, तारे को छोटा बना दे। और जस्ट इसके विपरीत कोर में जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है, कोर जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है नाभिकीय संलयन प्रक्रिया से, ये एनर्जी क्या करती है, ये एनर्जी तारे पर बाहर की तरफ यानी कि आउटवर्ड फोर्स लगाती है। अब चूंकि ये दोनों फोर्स एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं और तारे का साइज स्टेबल हो जाता है। लेकिन यदि आप इस अवस्था की बात करें, तो यहां पर तारे के कोर ने एनर्जी प्रोड्यूस करना बंद कर दिया है, तारे के कोर ने ऊर्जा को उत्सर्जित करना बंद कर दिया है, और पहले की जो ऊर्जा बची हुई है वो बहुत कम है। ओके, वो बहुत कम है जो पहले की ऊर्जा बची हुई है, और तारे ने फ्रेश एनर्जी को प्रोड्यूस करना यानी कि ऊर्जा को उत्सर्जित करना बंद कर दिया है। तो जब तारे ने एनर्जी को प्रोड्यूस करना बंद कर दिया, तो इससे क्या होगा कि अब ये वाला बल खत्म हो गया जो कि तारे पर बाहर की तरफ कार्य कर रहा था, वो बल खत्म हो गया जो कि तारे को एक्सपेंड करने की, तारे के साइज को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स तो अभी भी है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल तो अभी भी है। ओके, अब फ्रेंड्स यहां पर एक बात और आप समझिए कि हाइड्रोजन फ्यूजन रिएक्शन यानी कि हाइड्रोजन के नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में क्या हुआ, मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन की नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में क्या होगा कि हाइड्रोजन के जो नाभिक हैं वो हीलियम के नाभिक में परिवर्तित हो जाएंगे, और इस प्रक्रिया में ऊर्जा उत्सर्जित होगी, यानी कि हाइड्रोजन न्यूक्लियस विल बी कन्वर्टेड इनटू हीलियम न्यूक्लियस एंड एनर्जी विल बी रिलीज्ड इन द प्रोसेस। यानी कि जितना भी हाइड्रोजन है अब वो हीलियम में कन्वर्ट हो चुका है। तो कोर में अब क्या है, अब कोर में हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन अब कोर में क्या है, अब कोर में पूरी तरह से हीलियम भरा हुआ है। ओके, क्योंकि जितना भी हाइड्रोजन था वो हीलियम में कन्वर्ट हो चुका है। अब फ्रेंड्स क्या होगा कि चूंकि गुरुत्वाकर्षण बल अभी भी तारे के कोर को संकुचित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब कोई भी नाभिकीय संलयन का बल नहीं है, इसलिए अब एक गुरुत्वाकर्षण बल तारे के कोर को संकुचित करना शुरू कर देगा, और समय के साथ तारे का कोर छोटा होता चला जाएगा। तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे तारे का कोर और ज्यादा संकुचित होता जाएगा, और ज्यादा छोटा होता जाएगा। ओके, तो क्या हो रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो तारे के कोर को कंप्रेस कर रहा है, और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा तारे का कोर छोटा होता जाएगा, स्मॉलर होता जाएगा। ओके, क्यों, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल तारे के कोर पर अंदर की तरफ बल लगा रहा है, तो समय के साथ अब तारे का जो कोर है वो संकुचित होता जाएगा, वो छोटा होता जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स बाहर यहां पे कुछ अलग ही प्रोसेस चल रही है। तो ये तो हो रहा है कोर में कि कोर अब छोटा होता जा रहा है,
कोर का साइज लगातार छोटा होता जा रहा है। जैसे कि यदि ये कोर का साइज है तो कोर पहले छोटा होगा, फिर और छोटा होगा, फिर और छोटा होता जाएगा। ओके, यानी कि समय के साथ कोर का साइज जो है वो छोटा होता जाएगा, कोर संकुचित होता जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, यदि हम तारे के कोर के बाहर की बात करें, ओके, यानी कि हम तारे की आउटर लेयर्स की बात करें, बाहरी परतों की बात करें, तो यहां पर कुछ अलग ही प्रोसेस चल रही है। यहां अलग प्रोसेस क्यों चल रही है? क्योंकि अभी हाइड्रोजन जो है वो तारे के कोर में खत्म हुआ है। अभी हाइड्रोजन तारे की बाहरी परतों में, आउटर शेल में खत्म नहीं हुआ है। अभी भी तारे की बाहरी परतों में हाइड्रोजन मौजूद है, और चूंकि हाइड्रोजन तारे की बाहरी परतों में मौजूद है, इस कारण से अभी भी तारे की बाहरी परतों में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन यानी कि नाभिकीय संलयन प्रक्रिया हो रही है। और चूंकि तारे की बाहरी परतों में, आउटर लेयर्स में अभी भी नाभिकीय संलयन प्रक्रिया हो रही है, यानी कि क्या रिलीज हो रही है? एनर्जी रिलीज हो रही है। ओके, तारे की बाहरी परतों में अभी भी नाभिकीय संलयन प्रक्रिया होने के कारण तारे की बाहरी परतों में अभी भी ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है। और मैंने आपको बताया था कि ये जो ऊर्जा का बल है वो बाहर की तरफ कार्य करता है, और ये क्या प्रयास करता है कि ये तारे को बड़ा बना दे, ये तारे को और बड़ा कर दे। ठीक है, तो क्या होगा फ्रेंड्स कि ये जो बल है ये तारे को बड़ा बनाने का प्रयास करेगा, और जो तारे की बाहरी परतें हैं यानी कि आउटर लेयर्स हैं वो एक्सपेंड होना शुरू हो जाएंगी। ओके, तारे की बाहरी परतें एक्सपेंड होना शुरू हो जाएंगी, यानी कि उनका विस्तार होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो इस बल के कारण, कौन सा बल? जो कि नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के द्वारा बन रहा है, इस बल के कारण तारे की बाहरी परतें यानी कि तारे की ये वाली परतें हैं, ओके, तारे की बाहरी परतों का, आउटर लेयर्स का एक्सपेंशन शुरू हो जाएगा, उनका विस्तार शुरू हो जाएगा, यानी कि समय के साथ वो बड़े होते जाएंगे। जैसे कि यदि ये तारे का ओरिजिनल साइज है तो तारे का साइज क्या है? बड़ा होना लगेगा। तारे का साइज क्या है? बहुत बड़ा होने लगेगा, और तारे का साइज बहुत ज्यादा बड़ा बन जाएगा। और इस स्टेज को हम कहते हैं फ्रेंड्स रेड जाइंट स्टेज। ओके, तो तारा किस स्टेज में पहुंच जाएगा? रेड जाइंट स्टेज में तारा पहुंच जाएगा। सो तारे की इस स्टेज को हम बोलते हैं रेड जाइंट स्टार, यानी कि इसे हम हिंदी में कहते हैं लाल दानव तारा। ओके, तो क्या बोलेंगे इसे हम? रेड जाइंट स्टार। रेड जाइंट स्टार का मतलब होता है लाल दानव तारा। सो आइए फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, स्क्रीन पर आप एक डायग्राम देख रहे होंगे। तो यदि ये वाला मेन सीक्वेंस स्टार है, यानी कि यदि ये एक नॉर्मल तारा है जैसे कि हमारा सूरज है, तो रेड जाइंट स्टेज में तारा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ओके, और डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, और तारे का जो कोर है वो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि नॉर्मल स्टेज में क्या है कि तारा का साइज भी नॉर्मल है और इसका कोर भी नॉर्मल है। लेकिन रेड जाइंट स्टेज में तारे का कोर बहुत ज्यादा छोटा हो गया है, क्योंकि कोर का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कोर का संकुचन हो रहा है। लेकिन जो तारे की बाहर की परतें हैं, आउटर लेयर्स हैं, उनका एक्सपेंशन हो रहा है, यानी कि उनका विस्तार हो रहा है। तो इसके कारण तारा बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो तारे की बाहरी परतें बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो गई हैं और कोर बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, यानी बाहरी परतों का विस्तार हो गया है और कोर का संकुचन हो गया है। तो कोर छोटा हो गया है और ओवरऑल तारा बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है। ओके, एंड चूंकि तारा बड़ा हो गया है इसीलिए इसे कहा जाता है जाइंट स्टार, यानी कि दानव तारा। तो डेफिनेटली आपने सुना होगा कि दानवों का, जाइंट्स का तार जो साइज है, दानवों का साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है। ओके, तो यदि हम आम इंसानों के तुलना में कंपेयर करें, तो यदि आप इसको इंसान माने और इसको एक दानव माने, तो आम इंसान की तुलना में दानवों का साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है। तो बिल्कुल उसी प्रकार नॉर्मल तारे के कंपेरिजन में इस तारे का जो साइज है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। उसके बाद इसे रेड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये तारा इस स्टेज में रेड कलर का हो जाता है, ये रेड लाइट इमिट करता है। और रेड लाइट इमिट क्यों करता है? क्योंकि इस समय कोर में जो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया है, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस है, वो बंद हो चुकी है। ओके, और डेफिनेटली आउटर शेल्स में भले ही नाभिकीय संलयन हो रहा है, लेकिन वो काफी कम मात्रा में होता है, क्योंकि मेन तौर पे, यानी कि यदि हम बात करें तो मेनली जो नाभिकीय संलयन है वो तारे के कोर में ही होता है। तो भले ही नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन अभी भी तारे के आउटर शेल्स में हो रहा है, लेकिन वो डेफिनेटली उसका जो मात्रा है, उसका जो अमाउंट है वो क्या है? वो कम है। तो इसके कारण क्या होता है कि तारे की जो एनर्जी है,
तारे की ऊर्जा बहुत कम हो जाती है। और आपने अपनी फिजिक्स की क्लास में पढ़ा होगा कि रेड कलर जो है वो लो एनर्जी लाइट यानी कि कम ऊर्जा वाले प्रकाश को दर्शाता है। ओके, तो कम ऊर्जा होने के कारण तारा जो है वो रेड कलर की लाइट इमिट करने लगता है और इस कारण से इसे रेड जाइंट स्टार यानी कि लाल दानव तारा कहते हैं। सो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स, जैसे कि ये तारा रेड जाइंट स्टेज में है, तो मैंने आपको बताया कि तारे का जो कोर है उसका लगातार कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, यानी कि कोर लगातार संकुचित होता जा रहा है। अब मैंने आपको बताया था कि जब आप किसी भी चीज को कंप्रेस करते हो यानी कि संकुचित करते हो तो क्या होगा कि उसका प्रेशर बढ़ेगा। ओके, यदि आप किसी भी चीज को कंप्रेस करो यानी कि संकुचित करो तो उसका प्रेशर बढ़ेगा यानी कि उसका दाब बढ़ेगा। और ये फिजिक्स का बहुत सिंपल सा लॉ है कि यदि किसी चीज का दाब बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा यानी कि उसका तापमान भी बढ़ेगा। ओके, अब फ्रेंड्स, इसके अलावा मैंने आपको ये बता दिया था कि इस वक्त जो कोर है वो किससे भरा हुआ है, वो पूरी तरह से हीलियम से भरा हुआ है, क्योंकि कोर में हाइड्रोजन खत्म हो चुकी है और जो भी हाइड्रोजन है वो हीलियम में परिवर्तित की जा चुकी है। इसलिए कोर में इस वक्त कौन सा एलिमेंट मौजूद है, हीलियम मौजूद है। और चूंकि लगातार कंप्रेशन हो रहा है जिसके कारण प्रेशर बढ़ रहा है, दबाव बढ़ रहा है और दबाव बढ़ने के कारण तापमान बढ़ रहा है, तो क्या होगा इससे कि एक ऐसा समय आएगा जब तारे का जो कोर है, ओके, तारे का जो कोर है उसका तापमान इतना अधिक बढ़ जाएगा, तारे के कोर का टेम्परेचर इतना अधिक बढ़ जाएगा कि तारे के पास इतनी ज्यादा टेम्परेचर होगा, तारे के कोर का तापमान इतना अधिक होगा कि यह तापमान हीलियम के न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन यानी कि हीलियम के नाभिकीय संलयन के लिए पर्याप्त हो जाएगा। ओके, तो क्या होगा कि तारे के कोर का संकुचन हो रहा है जिसके कारण उसका दबाव बढ़ रहा है, जिसके कारण उसका तापमान बढ़ रहा है। तो एक समय ऐसा आएगा कि जब तापमान इतना अधिक हो जाएगा कि यह तापमान हीलियम के नाभिकीय संलयन यानी कि हीलियम के न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए पर्याप्त हो जाएगा। और जैसे ही यह तापमान आएगा तो तारे के कोर में हीलियम का नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। तो हीलियम के नाभिकीय संलयन में क्या होगा कि हीलियम के जो नाभिक हैं, ओके, हीलियम के नाभिकीय संलयन में क्या होगा फ्रेंड्स कि हीलियम के जो नाभिक हैं वो एक दूसरे में फ्यूज करेंगे यानी कि एक दूसरे में मिलकर कार्बन का निर्माण करेंगे। हीलियम के नाभिकीय संलयन में क्या होगा कि हीलियम के जो नाभिक हैं, हीलियम के जो न्यूक्लियस हैं वो एक दूसरे में फ्यूज होकर एक दूसरे से मिलकर कार्बन के नाभिक का निर्माण करेंगे। और डेफिनेटली जैसे हाइड्रोजन के नाभिकीय संलयन के समय ऊर्जा उत्सर्जित हो रही थी, तो बिल्कुल उसी प्रकार से यहां पर भी एनर्जी यानी कि ऊर्जा का उत्सर्जन होगा और ये ऊर्जा भी लाइट एंड हीट यानी कि प्रकाश एवं ऊष्मा के रूप में उत्सर्जित की जाएगी। ओके, अब फ्रेंड्स यहां पर क्या हुआ कि तारे के कोर में हीलियम का नाभिकीय संलयन शुरू हो गया यानी कि हीलियम का जो है क्या शुरू हो गया, न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो गया। तो जब तारे के कोर में हीलियम का न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाएगा यानी कि अब तारे का कोर एनर्जी प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है, तारे के कोर ने एनर्जी प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है यानी कि उसने ऊर्जा को उत्सर्जित करना शुरू कर दिया है। और मैंने आपको बताया था कि ये ऊर्जा क्या करती है, ये तारे पर बाहर की तरफ फोर्स लगाती है यानी कि ये तारे को एक्सपेंड करने की, उसका विस्तार करने की कोशिश करती है। तो फिर से यहां पर दो बल आ गए। एक बल कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, जो कि अंदर की तरफ कार्य कर रहा है। और दूसरा बल कौन सा है, वो बल जो कि एनर्जी द्वारा, ओके, यानी कि जो कि नाभिकीय संलयन से उत्सर्जित ऊर्जा द्वारा बन रहा है। और ये बल क्या कर रहा है, ये तारे का विस्तार करने की कोशिश कर रहा है। और आप क्लियरली डायग्राम में देख सकते हैं कि ये दोनों बल एक दूसरे के अपोजिट, एक दूसरे के विरोध में कार्य कर रहे हैं। तो ये दोनों बल एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और एक बार फिर से तारे का साइज, तारे का आकार जो है वो स्टेबल हो जाएगा यानी कि तारे का आकार एक बार फिर से स्टेबल हो जाएगा यानी कि स्थिर हो जाएगा। आइए अब हम देखते हैं आगे क्या होगा। अब फ्रेंड्स, इस तारे के कोर में पूरी तरह से हीलियम है और कोर में हीलियम का नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है और इसके कारण अब तारा प्रकाश और ऊष्मा यानी कि एक तरह से ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है।
और इसके कारण क्या हुआ कि तारे का साइज जो है वो फिर से स्टेबल हो गया। लेकिन डेफिनेटली जब तारे में हाइड्रोजन का जो रिजर्व है वो सीमित था, तो एक सीधी सी बात है कि तारे में हीलियम भी सीमित रूप में मौजूद है। क्योंकि तारे में हाइड्रोजन सीमित रूप में मौजूद थी और ज़्यादातर हाइड्रोजन ही हीलियम में परिवर्तित हुई है, तो हीलियम भी तारे के पास सीमित रूप में मौजूद होती है। और डेफिनेटली हीलियम का जो अमाउंट है वो हाइड्रोजन के अमाउंट से कम ही होता है। तो यदि हम इस सब को भी छोड़ दें तो एक सीधी सी बात है कि जैसे तारे के कोर में एक समय आने पर हाइड्रोजन खत्म हो गया था, बिल्कुल उसी प्रकार से एक समय आने पर हाइड्रोजन के कोर में हीलियम भी खत्म हो जाएगा। ओके, तो मान के चलिए फ्रेंड्स कि वो समय आ गया और हाइड्रोजन और तारे ने पूरा का पूरा हीलियम जो है वो अपना यूज कर लिया। ओके, तो अभी तारे का फ्यूल क्या है? हीलियम है। तो तारा क्या कर रहा है? हीलियम को जला रहा है और उसको जला के हीट और लाइट यानी कि एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है, ऊर्जा को उत्सर्जित कर रहा है। और मान के चलिए कि तारे ने अपने सारे के सारे हीलियम को यूज कर लिया, यानी कि तारे में जिसके कोर में जितना भी हीलियम था वो पूरी तरह से अब क्या हो गया है कि वो कार्बन में परिवर्तित हो गया है। और तारे के कोर में अब क्या बचा है? सिर्फ और सिर्फ कार्बन बचा है और पूरा का पूरा हीलियम तारे ने जला लिया है। तो आइए अब देखते हैं आगे क्या होगा। अब जैसे ही तारे के कोर में हीलियम खत्म होगा फ्रेंड्स, तो सबसे पहले क्या होगा कि कोर में जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है यानी कि नाभिकीय संलयन प्रक्रिया है वो क्या होगी? वो स्टॉप हो जाएगी, यानी कि वो रुक जाएगी। ठीक है, अब जैसे ही अब ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल तो अभी भी है, तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या करेगा? तारे के कोर को संकुचित करने का प्रयास करेगा, यानी कि कंप्रेस करने का प्रयास करेगा। और अब कोई भी और तारे के कोर में चूंकि अब न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन नाभिकीय संलयन प्रक्रिया रुक चुकी है, इसलिए अब इस ग्रेविटेशनल फोर्स को रोकने के लिए, इस गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव को रोकने के लिए कोई भी बल मौजूद नहीं है। तो इसके कारण क्या होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल जीत जाएगा और फिर से वही कहानी रिपीट होगी कि अब तारे का कोर जो है वो फिर से बहुत तेज गति से संकुचित होने लगेगा, यानी कि वो कंप्रेस होने लगेगा। लेकिन फ्रेंड्स अभी भी क्या है कि तारे की बाहरी लेयर में अभी भी हीलियम मौजूद है। ओके, चूंकि हीलियम कहाँ खत्म हुआ है? सिर्फ और सिर्फ कोर में खत्म हुआ है, अभी बाहरी लेयर में हीलियम मौजूद है। तो बाहरी लेयर में अभी भी जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है वो चल रहा है, अभी वो रुका नहीं है। और ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो क्या करेगी? वो तारे पर बाहर की तरफ बल लगाएगी। और चूंकि वह तारे पर बाहर की तरफ बल लगाएगी तो वो क्या प्रयास कर रही है कि वह तारे को एक्सपेंड कर दे, उसका विस्तार कर दे। तो फिर से सेम कहानी रिपीट होगी और तारे की बाहरी लेयर्स का फिर से क्या होगा? तारे की आउटर लेयर्स का फिर से विस्तार शुरू हो जाएगा, यानी कि तारे की बाहरी लेयर्स का फिर से एक्सपेंशन शुरू हो जाएगा। और तारे का जो साइज रेड जायंट स्टेज में था, तारा अब उससे भी कहीं गुना और अधिक बड़ा हो जाएगा। ओके, तो अब तारे का कोर जो है वो और अधिक छोटा होता जाएगा और तारे की जो बाहरी परतें हैं यानी कि आउटर लेयर्स हैं वो और अधिक बड़ी होती जाएंगी। तो यदि इस बात को मैं आपको अपने सूरज का एग्जांपल लेके समझाऊं, अपने सन का एग्जांपल लेके समझाऊं फ्रेंड्स, तो जब हमारा सन रेड जायंट स्टेज में पहुंचेगा, रेड जायंट स्टेज का मतलब है कि जब हमारा सूरज अपने पूरे के पूरे हाइड्रोजन को खत्म कर लेगा तो हमारे सूरज का आकार इतना अधिक बड़ा हो जाएगा कि वो मरकरी की ऑर्बिट को भी खा लेगा। वो मरकरी जो प्लैनेट है बुध ग्रह को भी अपने अंदर निकल लेगा और उसका आकार बुध ग्रह की ऑर्बिट के बराबर हो जाएगा। और जब हमारा सूरज जो है उसका पूरा का पूरा हीलियम भी खत्म हो जाएगा, ओके, यानी कि जब हमारे सूरज का सारा हीलियम भी खत्म हो जाएगा तो इस वक्त हमारे सूरज का आकार धरती की ऑर्बिट यानी कि हमारी पृथ्वी, हमारे अर्थ की ऑर्बिट के बराबर का हो जाएगा। ओके, तो आप स्वयं इमेजिन कर सकते हैं कि इस अवस्था में अब तारा कितना बड़ा हो चुका होगा। अब फ्रेंड्स इस अवस्था में क्या हो रहा है कि तारे की जो बाहरी परत है, आउटर लेयर्स है, उनका लगातार एक्सपेंशन हो रहा है। और ये एक्सपेंशन क्यों हो रहा है? ये विस्तार क्यों हो रहा है? क्योंकि तारे की बाहरी परत में अभी भी नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है। और चूंकि नाभिकीय संलयन तारे के कोर में रुक चुका है, इसलिए तारे का कोर जो है वो लगातार संकुचित हो रहा है, यानी कि वो क्या है? लगातार छोटा होता जा रहा है। अब फ्रेंड्स समय आगे बढ़ेगा और धीरे धीरे क्या होगा कि एक ऐसा समय आएगा कि जो यहाँ यानी कि जो हीलियम तारे की बाहरी परतों में बचा है, ओके, जो हीलियम फ्यूल तारे की बाहरी परतों में बचा है, डेफिनेटली एक समय तारा
उस हीलियम फ्यूल को भी कंज्यूम कर लेगा, उस हीलियम फ्यूल को भी जला लेगा। और क्या होगा फ्रेंड्स कि तारे की बाहरी परत में जो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया हो रही है वो रुक जाएगी। ओके, तो एक समय आएगा जब तारे की बाहरी परत में जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया है, वो रुक जाएगी। क्यों रुकेगी? क्योंकि फ्यूल खत्म हो जाएगा। ओके, और फ्रेंड्स इसके अलावा तारे के कोर का जो लगातार संकुचन हो रहा है, तो एक समय ऐसा आएगा कि जब इतना अधिक संकुचन हो चुका होगा, इतना अधिक कॉन्ट्रैक्शन हो चुका होगा कि इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर के कारण अब और अधिक संकुचन संभव नहीं होगा। ओके, तो भले ही ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो लगातार तारे पर अंदर की तरफ दबाव बना रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगातार कोर पर अंदर की तरफ दबाव बना रहा है, लेकिन अब इस स्टेज में इतना ज्यादा संकुचन हो चुका है, इतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है, यानी कि कोर इतना अधिक छोटा हो चुका है कि इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर काम करने लगा है। और इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर के कारण क्या हो रहा है कि अब और अधिक संकुचन संभव है ही नहीं। अब फ्रेंड्स ये इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर क्या है, तो यदि हम इसके बारे में चर्चा करें तो ये हमारे सिलेबस से बहुत ज्यादा बाहर की चीज है। ओके, तो यदि हम यूपीएससी सिलेबस के पर्सपेक्टिव में बात करें तो इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर हमारे सिलेबस के बहुत बाहर की चीज है। आप बस समझने के लिए इस बात को समझें कि अभी क्या हो रहा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कोर पर, यानी कि वो तारे के कोर पर क्या कर रहा है, वो लगातार उस पर अंदर की तरफ प्रेशर लगा रहा है, उस पर लगातार अंदर की तरफ बल लगा रहा है। ओके, लेकिन अब तारे के कोर का इतना अधिक संकुचन हो चुका है, तारे का कोर इतना अधिक छोटा हो चुका है कि अब इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर ने काम करना शुरू कर दिया है। और इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर क्या करेगा, वो तारे, अब जो कोर है वो कोर के संकुचन को रोक देगा। ओके, इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर इस ग्रेविटेशनल फोर्स, इस गुरुत्वाकर्षण बल के अपोजिट में कार्य करेगा। इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत कार्य करेगा और अब वो गुरुत्वाकर्षण बल को तारे के कोर को और अधिक संकुचित नहीं करने देगा। और क्यों नहीं करने देगा? क्योंकि पहले ही गुरुत्वाकर्षण बल ने तारे के कोर को इतना अधिक संकुचित कर दिया है, उसका साइज, उसका आकार इतना अधिक छोटा हो चुका है कि इतने अधिक छोटे आकार होने के कारण इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर ने काम करना शुरू कर दिया है। और अभी इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर क्या करेगा, ये गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत कार्य करेगा और अब ये तारे के कोर को और अधिक संकुचित नहीं करने देगा। ओके, अभी तारे के कोर को और अधिक संकुचित नहीं होने देगा। और इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर एक्चुअल में होता क्या है, तो इस बात को जानने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये हमारे सिलेबस से बहुत बाहर की चीज है। सो कंक्लूजन क्या हुआ कि अब ये जो कोर है, जिसका जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, जो संकुचन था, वो रुक गया। ओके, लेकिन फ्रेंड्स जो आउटर लेयर्स हैं, भले ही उनका संकुचन रुक गया, लेकिन अब वो इतनी अधिक एक्सपेंड हो चुकी हैं, जो बाहरी परत है वो इतनी अधिक एक्सपेंड हो चुकी है, यानी कि उसका विस्तार इतना अधिक हो चुका है कि अब वो एक तरह से तारे से अलग हो गई है। ओके, तो जो तारे की बाहरी परत थी उसका विस्तार पहले ही इतना अधिक हो चुका है, उसका एक्सपेंशन पहले ही इतना अधिक हो चुका है कि वो अब एक तरह से तारे से बिल्कुल अलग हो गई है। और इस तरह की लेयर को हम बोलते हैं अब प्लानेटरी नेबुला। ओके, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे प्लानेटरी नेबुला। और इस प्लानेटरी नेबुला में क्या होता है, तो जो कुछ भी तारे के अवशेष हैं, जैसे कि जो बाहरी परतों में हाइड्रोजन बची हो, बाहरी परतों में जो थोड़ी बहुत हीलियम बची हो, या फिर बाहरी परतों में जो कार्बन मौजूद हो, ओके, वो सब इस प्लानेटरी नेबुला में होता है। इसके अलावा जो डस्ट हो, ये सब चीजें प्लानेटरी नेबुला में होती हैं। तो प्लानेटरी नेबुला और कुछ नहीं है, तारे की बाहरी परत का यानी आउटर लेयर का इतना अधिक विस्तार हो चुका है कि अब वो तारे से अलग हो गई है, अब वो तारे का हिस्सा नहीं है। तो इसे हम कहेंगे अब प्लानेटरी नेबुला, और ये तारे के चारों तरफ इस तरह से घूमती है। ओके, और अब चूंकि कोर का संकुचन, कोर का कंप्रेशन, यानी कि कोर के साइज का कम होना, कोर के साइज का और अधिक छोटा होना भी रुक गया है, तो अब जो कोर है वो भी स्टेबल हो गया है, यानी कि उसका साइज भी स्थिर हो गया है। तो अब इस तरह के तारे को हम कहते हैं व्हाइट डॉर्फ स्टार। ओके, तो इस तरह के तारे को हम क्या कहते हैं, व्हाइट डॉर्फ स्टार। क्यों कहते हैं इसे हम व्हाइट डॉर्फ स्टार? व्हाइट डॉर्फ स्टार का हिंदी में मतलब होता है फ्रेंड्स सफेद बौना तारा। ओके, सो व्हाइट डॉर्फ स्टार को हम हिंदी में क्या कहेंगे, व्हाइट डॉर्फ स्टार को हम हिंदी में कहते हैं सफेद बौना तारा।
तो इसे हम व्हाइट डॉर्फ स्टार या सफेद बौना तारा क्यों कहते हैं? क्योंकि पहली बात तो यह है कि ये जो बाहरी परत थी, जो आउटर लेयर थी स्टार की, अब वो स्टार का हिस्सा नहीं है, अब वो स्टार से दूर जा चुकी है। अब वो क्या बन चुकी है? प्लानिटरी नेबुला बन चुकी है, यानी कि अब वो स्टार से डिटैच हो गई है। तो तारे के नाम पे अब क्या बचा है? केवल जो तारे का कोर था वही तो अब बचा है। ओके, क्योंकि बाहरी लेयर, बाहरी परत तो वैसे भी तारे से दूर चली गई है, तो अब बचा क्या है? अब केवल तारे का जो कोर था, तारे के नाम पे सिर्फ वो बचा है। और चूंकि इस कोर का साइज बहुत छोटा हो चुका है, क्योंकि इसका बहुत लंबे समय से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत लंबे समय से संकुचित कर रहा था, इसलिए अब इसका साइज बहुत छोटा हो चुका है। और छोटे साइज के कारण इसे कहा जाता है बौना तारा, यानी कि डॉर्फ स्टार। ओके, तो बौने का मतलब क्या है? जिसका साइज कम हो, तो इसलिए इसे कहा जाता है डॉर्फ स्टार, यानी कि बौना तारा। और इसे सफेद बौना तारा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस टाइप का जो तारा है वो बहुत मद्दी लाइट इमिट करता है, यानी कि बहुत डिम लाइट को इमिट करता है। और ये डिम लाइट को कैसे इमिट करता है? ये डिम लाइट को इसलिए इमिट करता है क्योंकि पहले इस कोर में नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हुआ है। ओके, भले ही अभी इस कोर में नाभिकीय संलयन नहीं हो रहा है, अभी इस कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन टोटली स्टॉप हो चुका है, लेकिन पहले एक समय अतीत में, इस तारे के अतीत में, एक बार इस तारे के अतीत में इस कोर में नाभिकीय संलयन हुआ करता था। ओके, तो उस नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन से जो कुछ एनर्जी रिलीज हुई थी, उसमें से कुछ एनर्जी का हिस्सा अभी भी इसके पास शेष बचा होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यदि आप स्टूडेंट हैं और आपने यदि कल अपना खाना बनाया था, तो भले ही आप आज खाना ना बनाए, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है ना कि एक दो रोटी या कुछ थोड़ा बहुत तो बच ही जाता है पिछले दिन का। ओके, तो बिल्कुल उसी प्रकार से भले ही अभी इस बौने तारे में, इस सफेद बौने तारे में कोई भी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, नाभिकीय संलयन नहीं हो रहा है, लेकिन जब इसमें नाभिकीय संलयन हुआ करता था, जब इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ करता था, उस समय ये एनर्जी प्रोड्यूस किया करता था, तो उस समय की कुछ एनर्जी अभी भी इसमें स्टोर है, और उसी एनर्जी के कारण ये बहुत डिम लाइट, यानी कि मद्दी लाइट इमिट करता है। और इन दो कारणों से इसे व्हाइट डॉर्फ, यानी कि सफेद बौना तारा कहा जाता है। और फ्रेंड्स, उसके बाद समय के साथ क्या होता है कि ये प्लानिटरी नेबुला इस सफेद बौने तारे से बिल्कुल दूर चली जाती है। ओके, तो शुरुआत में ये सफेद बौने तारे के आसपास रहती है, लेकिन बाद में ये सफेद बौने तारे से बहुत दूर चली जाती है, पूरी तरह से सफेद बौने तारे के आसपास से दूर चली जाती है। और क्या बचता है? अकेला एक सफेद बौना, यानी कि व्हाइट डॉर्फ स्टार बचता है। और बाद में फ्रेंड्स, समय के साथ क्या होता है कि ये जो एनर्जी बची हुई थी, ओके, अब चूंकि नई एनर्जी तो प्रोड्यूस नहीं हो रही है, क्योंकि कोई भी नाभिकीय संलयन प्रक्रिया नहीं हो रही है। ओके, तो जो भी एनर्जी है उसे ये धीरे धीरे डिम लाइट के रूप में इमिट कर रहा है। तो एक समय आएगा कि इसके पास जितनी भी एनर्जी बची थी, जितनी भी एनर्जी बची थी वो भी खत्म हो जाएगी। तो इसके पास जब वो एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, तो ये जो डिम लाइट इमिट कर रहा था, यानी कि ये जो मद्दी लाइट, मद्दा प्रकाश दे रहा था, वो देना भी बंद कर देगा। और ये क्या है? ये पूरी तरह से काला पड़ जाएगा, और फिर इसे हम क्या कहेंगे? फिर इसे हम कहेंगे ब्लैक डॉर्फ स्टार। फिर इसे हम क्या कहेंगे? फिर हम इसे कहेंगे ब्लैक डॉर्फ स्टार। ब्लैक डॉर्फ स्टार को हम हिंदी में कहते हैं काला बौना तारा। ओके, तो चूंकि इसका साइज कम है, इसलिए बौना तारा है। और एक काला क्यों है? क्योंकि अब इसने लाइट इमिट करना बंद कर दिया है। अब फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि तारों का जो साइज है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है। ओके, जैसे कि हमारा सूरज है, उसका साइज बहुत बड़ा है, लेकिन जब ये तारे पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं और बाद में ये व्हाइट डॉर्फ और बिल्कुल एंड में ये ब्लैक डॉर्फ बचते हैं, तो इस अवस्था में इनका साइज बहुत छोटा होता है, और इनके छोटे साइज के कारण ही इन्हें डॉर्फ, यानी कि बौना तारा कहा जाता है। तो यदि हम बात करें व्हाइट डॉर्फ और ब्लैक डॉर्फ की, यानी कि सफेद बौना या काले बौने तारे की, तो इनका साइज जो है वो लगभग हमारी पृथ्वी के साइज के बराबर होता है, लगभग हमारी अर्थ के साइज के बराबर होता है। तो डेफिनेटली अर्थ का साइज जो है वो तारों के साइज से बहुत ज़्यादा छोटा है। तो आप स्वयं सोचिए कि एक तारा जब मरता है, एक तारे की जब मृत्यु होती है, तो वो कितना छोटा हो जाता है। ओके, कि एक तरफ उसका इतना बड़ा साइज था, वो इतना ज़्यादा मासिव था, और एंड में क्या बचा? एंड में उसका एक बिल्कुल छोटा सा हिस्सा बचा, जिसे हम व्हाइट डॉर्फ कहते हैं, और बाद में जो कि ब्लैक डॉर्फ में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका साइज कितना होता है व्हाइट डॉर्फ या ब्लैक डॉर्फ स्टार का? इसका साइज हमारी धरती के साइज के, यानी हमारी पृथ्वी के साइज के लगभग बराबर होता है। सो फ्रेंड्स, इसके साथ ही जो तारे हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। अब फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूं
ये जो हमने स्टोरी पढ़ी पूरी, ओके, ये हमने जो पूरी मैंने आपको स्टोरी पढ़ाई, ये स्टोरी एवरेज स्टार्स, ओके, ये जो मैंने आपको पूरी स्टोरी पढ़ाई, ये स्टोरी एवरेज और स्मॉल स्टार्स की होती है, यानी कि औसत तारे और छोटे तारों की होती है, ओके। अब औसत तारे या छोटे तारे कौन से होते हैं, यानी कि एवरेज स्टार्स कौन से स्टार्स होते हैं? तो एवरेज स्टार्स वो स्टार्स होते हैं, एवरेज स्टार्स वो स्टार्स होते हैं जिनका मास यानी कि जिनका द्रव्यमान 8 सोलर मास से कम हो, ओके। तो एवरेज स्टार कौन से स्टार होते हैं? एवरेज स्टार यानी कि औसत तारे या फिर स्मॉल स्टार यानी कि छोटे तारे, वो तारे होते हैं जिनका मास यानी कि जिनका द्रव्यमान 8 सोलर मास से कम हो। एक बार और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एवरेज स्टार यानी कि औसत तारे और स्मॉल स्टार यानी कि छोटे तारे, वो तारे होते हैं जिनका मास यानी कि जिनका द्रव्यमान 8 सोलर मास से यानी कि 8 सौर मास से कम हो। अब सोलर मास का क्या मतलब होता है? एक सोलर मास का मतलब होता है कि हमारे सूरज का कितना मास है, हमारे सूरज का कितना द्रव्यमान है। तो सोलर मास का क्या मतलब होता है? सोलर मास का मतलब होता है हमारे सूरज का मास, हमारे सन का द्रव्यमान। तो 8 सोलर मास का मतलब हुआ कि हमारे सूरज के मास, हमारे सूरज के द्रव्यमान से जिसका मास 8 गुना ज्यादा हो। तो ऐसे सभी तारे एवरेज स्टार्स या स्मॉल स्टार्स कहलाते हैं जिनका मास हमारे सूरज के मास से ऐसे सभी तारे एवरेज स्टार यानी कि औसत तारे और स्मॉल स्टार यानी कि छोटे तारे कहलाते हैं जिनका मास 8 सोलर मास से कम हो, ओके, यानी कि हमारे सूरज के मास से 8 गुना से कम हो, ओके, किससे कम हो? 8 सोलर मास से कम हो। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा सूरज जो है वो भी एक एवरेज स्टार है, ओके, हमारा सूरज एवरेज स्टार है। तो ये जो आज मैंने आपको कहानी पढ़ाई, ये पूरी कहानी किसकी थी? ये कहानी एवरेज स्टार्स की थी, यानी कि औसत तारों की थी। तो ये कहानी एवरेज स्टार्स और स्मॉल स्टार्स दोनों की थी, यानी कि औसत तारे और छोटे तारों की थी। अब फ्रेंड्स इसके बाद वो तारे आते हैं जिनका मास 8 सोलर मास से ज्यादा हो, यानी कि जिनका द्रव्यमान 8 सोलर मास से ज्यादा हो। अब इसमें भी थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है, बहुत सारी किताबों में आपको 8 सोलर मास मिल जाएगा और बहुत सारी किताबों में या बहुत सारी जगहों पर आपको ये वैल्यू 10 सोलर मास भी मिल जाएगी, यानी कि ऐसे तारे जिनका मास 10 सोलर मास से ज्यादा हो या फिर ऐसे तारे जिनका मास 8 सोलर मास से ज्यादा हो, ओके। तो आप कोई सी भी वैल्यू ले सकते हैं, आपको अलग अलग जगह पर अलग अलग वैल्यूज मिल जाएंगी। तो अभी वैल्यू जो ज़्यादा एक्सेप्टेबल है वो 10 सोलर मास है, तो हम यहाँ पर 10 सोलर मास मान लेते हैं, ओके। तो वो तारे आते हैं इसके बाद जिनका मास यानी कि जिनका द्रव्यमान 10 सोलर मास से ज़्यादा हो। अब इन स्टार्स को हम कहते हैं फ्रेंड्स मासिव स्टार्स, ओके। तो इन तारों को हम क्या कहते हैं? मासिव स्टार्स। मासिव स्टार्स का मतलब है कि ये बड़े तारे होते हैं, ये औसत तारे नहीं हैं, ये छोटे तारे नहीं हैं, ये बड़े तारे हैं, ये भारी तारे हैं। आप स्वयं सोचिए कि जिस तारे का मास हमारे सूरज के मास से 10 गुना अधिक हो वो कितना बड़ा तारा होगा, ओके। तो इसके बाद वो तारे आते हैं जो तारे मासिव स्टार्स होते हैं, यानी कि जो बड़े तारे होते हैं, भारी तारे होते हैं, और ये वो तारे होते हैं जिनका मास 10 सोलर मास से अधिक हो, ओके। और इस चीज में आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बहुत सारी जगहों पर 8 सोलर मास भी मिल जाएगा और बहुत सारी जगहों पर 10 सोलर मास भी मिल जाएगा। तो आपको जो फिगर यूज करना है आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो, ओके। यहाँ पर मैंने 10 सोलर मास यूज किया है, यानी कि वो तारे जिनका मास 10 सोलर मास से अधिक है वो तारे मासिव स्टार्स कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने एवरेज स्टार्स और स्मॉल स्टार्स यानी कि औसत तारे और छोटे तारों के बारे में पूरी चर्चा डिटेल में की है। क्योंकि औसत तारे और छोटे तारों की कहानी बिल्कुल सेम रहती है जो कि आज की क्लास में हमने चर्चा की है। कल की क्लास में मैं आपको मासिव स्टार्स यानी कि जो बड़े तारे हैं उनकी लाइफ कैसे होती है, उनकी डेथ कैसे होती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को लेक्चर समझ में आया होगा अच्छे से, और यदि आपको अच्छे से लेक्चर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और ऑल सेलेक्ट करें। और इस चैनल के बारे में आप उन सभी लोगों को बताएं जो कि यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हों। सो फ्रेंड्स अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।